आवाज नहीं आ रही है। परफेक्ट, ठीक है। सो सब अपने माइक्स बंद रखे और हो सके तो कैमरास ऑन रखे। ठीक है। So, दोस्तों, आज के सेशन का टॉपिक है कि व्हाट इज फियर एंड हाउ टू ओवरकम इट। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं टॉक ज्यादा हिंदी में दूं और इंग्लिश कम यूज करूं। If all of you are comfortable with English as well, so I can speak in English. I have no issues. Alright? But in the interest of everyone, I'll try कि मैं English में बात करूं, ज्यादा हिंदी में और कुछ words English में। Alright? So I'm sure कि आप सभी को जिंदगी में बहुत चीजों के लिए फियर और एंजाइटी फील होती है। हर चीज का फियर होता है कि कहीं डांट ना पड़ जाए, कहीं मार्क्स कम ना आ जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कहीं जिंदगी ना चली जाए, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट? फियर अगर हम समझने की कोशिश करें तो फियर कल कुछ अनसर्टन होगा उसका नहीं होता है। हमें फियर हमें इस बात का होता है कि आज जो सर्टन है अगर वो कल नहीं रहा तो क्या होगा। आज जो हमारे पास है अगर हमने कल वो खो दिया तो क्या होगा। अक्सर लोगों को लगता है कि वो मौत से डरते हैं। बिल्कुल नहीं। मौत के बाद क्या होता है तो किसी को नहीं मालूम। आज तक किसी ने देखा है कि लाशें बड़ी टेंशन में है, बड़ी स्ट्रेस्ड आउट है, बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है, या ऊपर से आकर के गेट ठकठका रही है कि अरे हम परेशान हो गए, हमें वापस से जिंदा करो। नहीं ना, किसी ने नहीं देखा ऐसा। तो मरने के बाद क्या होता है तो किसी को भी नहीं मालूम। राइट? लेकिन जीते जी जो है वो हम सबको मालूम है। तो डर सिर्फ एक चीज का होता है दोस्तों, कुछ खोने का। ठीक है? अब ये कुछ हो सकता है कोई अपने लोग, पैसा, इज्जत, नॉलेज, प्यार, कंफर्ट, या आपकी जिंदगी, इनमें से कोई भी चीज। और ऐसी कुछ और भी चीजें। राइट? तो अगर हमें फियर से फ्री होना है तो हमें फियर को समझना जरूरी है ना। तो आज मैं आपको 6 तरीके बताऊंगा। इन 6 तरीकों से श्योर शॉट आप लोग फियर से फ्री हो सकते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर आप फियर से फ्री हो रहे हो तो आप एंजाइटी से भी फ्री हो जाओगे। क्योंकि एंजाइटी और कुछ नहीं, जिस चीज का हमें फियर है उसको लगातार कंटिन्यूअसली सोचते रहने का ही नाम है। जब जो चीज को हमें खोने का डर है, हम लगातार ये इमेजिन करते हैं कि अगर हमने खो दिया तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो हमें बड़ी बेचैनी होती है जिसे हम एंजाइटी कहते हैं। राइट? और एंजाइटी कुछ वैसी ही फील होती है जैसे एंगर फील होता है, बहुत अनसेटलिंग, है ना। इसलिए दे बोथ कम फ्रॉम द वर्ड एंग्स्ट, ANGER एंगर, और ANXIET एंजाइटी, बट इट कम्स फ्रॉम एंग्स्ट, मतलब बेचैनी, रेस्टलेसनेस। ऑलराइट। तो दोस्तों अब आप बताओ, जब भी आपको किसी चीज का फियर होता है कि आप कल कोई चीज खो देंगे, तो आप उसके लिए आज क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप खुद को ये सवाल पूछ सकते हैं कि आज मैं क्या करूं ताकि कल वो चीज मैं खो ना दूं, या फिर कल अगर वो चीज खो भी जाए तो मेरा नुकसान कम से कम हो। राइट? सो द फर्स्ट स्टेप इज टू आस्क दिस क्वेश्चन एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट सिचुएशन। करेक्ट? और ये क्वेश्चन ही दोस्तों हमें हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर जाते हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं। इसीलिए जिस भी चीज का हमें डर हो कि ये हो गया, तो आज खुद को सबसे पहले पूछना है कि मैं आज क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं कि कल वो ना हो। मतलब रिस्क को एलिमिनेट करना। रिस्क मतलब किसी चीज के होने की संभावना। राइट? दूसरा, अगर मैं उसको एलिमिनेट करने के लिए कुछ नहीं कर सकता,
उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मैं उसको मैनेज करने के लिए या उसके डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकता हूँ? जैसे कोरोना के केस में हम कोरोना ना हो इसके लिए घर में बैठ सकते हैं, हाथ बार-बार धो सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, राइट? सारे हाइजीन रख सकते हैं। पर फिर भी चांसेस है कि कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में कोरोना हम तक पहुँच जाए। ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूँ, शायद आप भी जानते होंगे, जिन्हें घर बैठे-बैठे बाहर नहीं निकले फिर भी कोरोना हो गया। शायद किसी और इंसान के ज़रिए, कोई और चीज़ के ज़रिए या न जाने किसके ज़रिए। तो इस केस में वो क्या कर सकते हैं? इस केस में हम रिस्क को मैनेज करने के लिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सब लोग काढ़ा पी रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज, योगा, वर्कआउट कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आप जानते हैं, जो हम करते हैं, जिससे कि हमारे होने की रिस्क मिनिमाइज़ हो जाए। जैसे स्टीम लेना और भी ऐसी कुछ चीज़ें करना, राइट? अब अगर हमें कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा, जिससे कि हम रिस्क को या तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं या तो एलिमिनेट कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास क्या तरीका है? फिर हमारे पास ये तरीका है कि हम ऐसा सोचें कि ऐसा कौन-सा इंसान है, जो हमें इसके बारे में कुछ बता सकता है, 10 जिससे हम इसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं, राइट? कोई कंसल्टेंट, कोई एक्सपर्ट, कोई एक्सपीरियंस इंसान, जो हमें इसके बारे में अच्छे तरीके से बता सकते हैं, राइट? तो पहला स्टेप क्या कहा मैंने? हम खुद को ये पूछे कि क्या हम किसी तरीके से कल ये चीज़ ना हो, इसके लिए आज कुछ कर सकते हैं क्या? अगर हाँ, तो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं? दूसरा, अगर हम आज उसके लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो क्या उसके रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? अगर हाँ, तो क्या कर सकते हैं? तीसरा, अगर हम कोई सवाल का जवाब समझ नहीं पा रहे कि यार मैं भी कुछ आज कुछ नहीं कर सकता, मैनेज करने के लिए भी कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो हम ऐसे किस इंसान से ये समस्या डिस्कस कर सकते हैं, जो कि हमें इसका कोई सॉल्यूशन बता पाए, सो दैट वी कैन मैनेज इट, राइट? अब अगर ये भी संभव नहीं है, आपने किसी से बात किया और फिर भी उसने कहा कि नहीं, 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 ये सिचुएशन में तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दोस्तों डर तो कोई भी चीज़ का हो सकता है ना, सिर्फ कोरोना का नहीं। आपके मरने का, फेल होने का, किसी का अपने को खोने का, हमें कितनी चीज़ों का डर होता है, राइट? और हर रोज़ किसी न किसी चीज़ का अगर आप ध्यान से देखें, तो आपको डर होता ही है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? हम कहते हैं ना दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? तो ऐसे हमें बहुत सारे डर हर पल होते हैं। तो जिस डर को आप एलिमिनेट या मैनेज नहीं कर सकते, उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? वेल हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना? लेकिन अब अगर हमें कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसे बहुत गहराई से समझें। जब तक हम किसी चीज़ को गहराई से समझ नहीं पाते, हम उसे हमेशा रेज़िस्ट करते रहते हैं और जितना हम किसी भी चीज़ को रेज़िस्ट करते हैं, उतना ही हम उस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं, उतना ही वो चीज़ हमें परेशान करती है। पर जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर पाए, वो चीज़ हमारे लिए बहुत आसानी से पिघल जाती है और वो हम पे बुरा असर करना बंद कर देती है, राइट? तो अब आप एक्सेप्ट करने के लिए फ़ियर को और गहराई से हम समझने की कोशिश करें। सबसे पहले, डर कुछ नहीं, आने वाले कल में कुछ खोने का एक इमेजिनेशन है। तो आप मुझे बताइए, आज तक ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो आपने इमेजिन की है कि आप खो देंगे और आपने सही में खोई है? चाहे वो इज़्ज़त हो, प्यार हो, पैसा हो, कुछ भी हो। कितनी चीज़ें हैं जो आपने सोचा कि आप खो देंगे, आपने सच में खोई है? बहुत कम ना? अगर आप सच में देखेंगे तो मुश्किल से 5-10% चीज़ें हैं जो आपको लगा आप खो देंगे और आपने सही में खोई है, राइट? तो सबसे पहले आप खुद को ये पूछिए
कि जिस चीज को आपको खोने का डर है, उस चीज को खोने की संभावना कितनी है? उस इंसान को, उस चीज को, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, उसे सच में खोने की प्रोबेबिलिटी, संभावना कितनी है? ईमानदारी से खुद को पूछिए, कितनी चांसेस है? आप सारे मेजर्स भी अगर ले रहे हैं उसको मैनेज करने के, उसके बावजूद कितनी संभावना है? और खुद को ये पूछने के बाद आपको ये समझ आएगा कि मेजॉरिटी चीजें जिससे आपको खोने का डर है, उसके खोने की चांसेस बहुत कम है, राइट? तो अगर उसको खोने की चांसेस कम है बहुत, तो हम क्यों उसको इतनी अहमियत दे रहे हैं, जिससे कि हम बहुत डर रहे हैं? तो ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में बहुत सिंपल सी चीज करनी है। पहली बात तो ये समझना है कि भाई, इस घटना के होने की, या इस चीज, इंसान, जो भी हो, उसको खोने की चांसेस बहुत कम है। और थोड़ी बहुत चांसेस जो है, उसके लिए क्या करना है? अगर सोचते रहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? जब चांसेस कम ही है, तो सोच सोच के क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर कुछ कर सकते थे तो हम कर चुके हैं। अब कुछ कर नहीं पा रहे इसलिए सोच रहे हैं ना। तो इसीलिए आपको अपने आप को ये कन्विंस करना है कि भाई, अभी कुछ नहीं हुआ और फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा, राइट? इसके लिए बहुत अच्छा तरीका हमने थ्री इडियट्स मूवी में देखा है। ऑल इज वेल। राइट? तो उस मूवी में आपने देखा है कि वो कहानी बताते हैं कि एक बार, अब एक कॉलोनी के लोग चौकीदार को रखते हैं ताकि रात को चोरी ना हो, और वो चौकीदार हर रात को सीटी मारता था और चिल्लाता था, ऑल इज वेल। और उसकी ये आवाज सुन के सब लोग बहुत चैन से सो जाते थे कि चौकीदार है तो कोई बात नहीं, चोरी नहीं हो सकती। फिर एक दिन वो कॉलोनी में चोरी हुई, तो लोगों ने देखा कि ये चोरी कैसे हुई चौकीदार के होते हुए। तो उन्हें मालूम पड़ा कि वो चौकीदार की आंखें खराब थी, उसे बहुत ही कम नजर आता था। तो यहाँ पे क्या था? चोरी होने का डर सबको था, और रात को सबको होता ही है, इसलिए लोग घर को ताला लगा के सोते हैं, राइट? लेकिन चोरी होने की संभावना कितनी है? बहुत कम। ऐसे में क्या करते हैं? वो चौकीदार को रखते हैं जो ऑल इज वेल चिल्लाता है, और सब चैन की नींद सो जाते हैं, राइट? तो खुद को अश्योर अगर हम करें कि भाई, इस चीज के होने की संभावना बहुत कम है, और हुई भी तो हम जो कर सकते थे हमने उसके लिए कर लिया, उसको मैनेज करने के लिए, राइट? और अगर जब संभावना कम है, तो फिर क्यों इतनी फिक्र करना? तो ये कहते हुए खुद को हम अगर ये ऑल इज वेल कहे, मतलब अश्योर करे कि फिक्र मत कर, बहुत ही कम संभावना होने की, अभी सब कुछ ठीक है, तो हमें अच्छा महसूस होगा। होगा ना? होता ही है ना? हम कितनी चीजें ऐसी करते हैं जो सिर्फ खुद को अश्योर करने के लिए करते हैं, और उससे हमारा डर या फिक्र या चिंता कम हो जाती है बहुत, या खत्म हो जाती है ना? अगर हम ये भी ना कर पाए, अगर हमें लगे कि नहीं नहीं, इस चीज को खोने की संभावना बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, इसके होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो फिर हमें खुद को ये पूछना है कि क्या हर वो चीज जो आज मेरे पास है, चाहे कोई अपना हो, चाहे दौलत हो, चाहे इज्जत हो, चाहे जिंदगी क्यों ना हो, क्या वो हर एक चीज को मैं किसी ना किसी दिन खोने नहीं वाला हूं? ऐसी कौन सी चीजें आप मुझे बताइए जिसे आप किसी ना किसी दिन खोने नहीं वाले? चाहे वो इंसान हो, पैसा हो, इज्जत हो, आपकी जिंदगी हो, किसी ना किसी दिन ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ही ना कि आप उसे खोएंगे। हम सब जानते हैं कि इस जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। हम हर चीज जो आज हमारे पास है, उसे कभी ना कभी खोने ही वाले हैं। इसीलिए बजाय इसके कि हम डरे कि अरे मैं खो दिया तो, खो दिया तो, खो दिया तो, क्या आपको नहीं लगता महत्वपूर्ण ये है
कि आज जब वो चीज, वो इंसान या ये जिंदगी जो हमारे पास है, हम इसका पूरा लुत्फ उठाए, हम इसे पूरे तरीके से एंजॉय करें, ताकि कल जब हम इसे खो देंगे तो हमें किसी तरह का पछतावा ना हो, क्योंकि हर चीज को खोना तो तय है, और ये आज से नहीं हजारों लाखों सालों से तय है। आप बड़े हुए, आपने अपना बचपन खो दिया, थोड़े और बड़े हो गए अपनी खूबसूरती खो देंगे, अपने अपनों को खो देंगे। हर चीज जो आपके पास है आप किसी न किसी तौर पे खोते ही आते हैं। तो बजाय इसके कि हम कल को वो चीज खो देंगे उससे डरे, क्या ये जरूरी नहीं कि आज जब वो है तो हम उसके मजे करें? क्योंकि जब हम कल खो देंगे, हमें पछतावा इसी चीज का होगा कि उस चीज के, उस इंसान के या जिंदगी के रहते हुए मैंने उसका पूरा मजा नहीं लिया, मैं जो करना चाहता था मैंने वो सब नहीं किया। होगा ना? तो इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम किसी के खोने से डर के बैठे रहे। महत्वपूर्ण ये है कि हम खुद को ये सवाल पूछे कि आज जब ये जिंदगी, जब वो मेरे अपने, जब ये पैसा, इज्जत या हर वो चीज जिसके आपको कदर है, आज जब ये चीज मेरे पास है, तो कैसे मैं इसका भरपूर मजा उठाऊं, लुत्फ लूं, इसे पूरे तरीके से जियो, और इसे लिख के इसके बारे में सोचने की जरूरत है। कल हम इसके बारे में और गहराई में जाएंगे कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है, मायना क्या रखता है और क्या नहीं रखता है, खुशी क्या है और खुशी क्या नहीं है। कल हम इसके बारे में और गहराई में जाएंगे, लेकिन आप समझ रहे ना, आपको कल अगर उसको खोना तय है तो खोने के बाद पछतावा ना हो, इस बात की संतुष्टि हो, सेटिस्फैक्शन हो कि जब तक ये चीज थी तब तक मैंने इसे भरपूर जिया, पूरा आनंद उठाया, इसके पूरे मजे किए, है ना? ये जरूरी है। तो खुद को पूछिए कि आज उस चीज के, उस इंसान के, उस मौके के होते हुए आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपको कल उसके जाने का या उसके खोने का पछतावा ना हो, और ये पछतावा ना हो कि उसके होते हुए मैंने उसका पूरा फायदा नहीं उठाया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आज मैं क्या कर सकता हूँ कि कल मुझे उसे खोने के बाद ये रिग्रेट, ये पछतावा ना हो कि यार मैंने ये क्यों खो दिया, काश मैंने इसके होते हुए ये किया होता, काश मैंने उसके होते हुए उसे ये कहा होता, काश मैंने जिंदा रहते हुए जिंदगी को जिया होता, है ना? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, राइट? और अब इसके बाद आपको ये समझना है कि फिर भी अगर वो बात आपके मन में बार बार चल रही है कि मैं इसको खो दूंगा, खो दूंगा, खो दूंगा, तो आपको खुद को उस बड़ी पिक्चर के बारे में रिमाइंड करना है कि आपने जिंदगी में कितनी चीजें खोई है, जिसे खोने के बाद आपने फिर कुछ पाया है ना? तो अगर आज कुछ खोने का दुख है, तो कल वो पाने की खुशी भी तो होगी ही ना। इनफैक्ट कुछ चीज के जाने के बाद ही कुछ आता है हमारी जिंदगी में। लोगों का बिजनेस डूब जाता है तो उन्हें नए बिजनेस का आइडिया आता है जो बहुत बड़ा हो जाता है। कुछ दोस्त चले जाते हैं तो कुछ और बेहतरीन नए दोस्त आते हैं। जिंदगी रुक बस तभी जाती है जब हम कुछ नया ढूंढने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, जब हम अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। जैसे इस समय बहुत अच्छी धूप आ रही है, सुबह की ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लेकिन अगर आपने अपने खिड़की और दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो आपकी घुटन के जिम्मेदार आप खुद है, मौसम नहीं, है ना? तो अगर हम यूं ही अपनी जिंदगी के दरवाजे बंद कर दे, कुछ नई चीज को करने के, कुछ नए इंसान के साथ मिलने के, कुछ अलग जगह पे जाने के, तो फिर
हम जिम्मेदार है हमारी जिंदगी के बुरे होने के, दुनिया नहीं, समाज नहीं। तो ये जरूरी है कि हम खुद को इस बड़ी पिक्चर के बारे में याद दिलाएं कि हर वो चीज जो आज मुझे खोने का डर है, वो कल कुछ नई चीज ले आएगी। यहां तक कि हमारे देश में तो ये कहते हैं कि ये जिंदगी भी आखिरी नहीं, ये जिंदगी का जब अंत होता है तो और एक जिंदगी आती है। हम पुनर्जन्म वाले देश में रहते हैं, जहां पुनर्जन्म की कथा और मान्यता इतनी स्ट्रांग है, जहां ये कहते हैं कि आज इस जन्म में जो तुम कर्म करोगे वही ये तय करेगा कि तुम अगले जन्म में क्या बनोगे और क्या करोगे, है कि नहीं। हम इस सभ्यता में रहते हैं जो कहती है कि भाई ये शरीर तो नश्वर है, इसके अंदर की जो आत्मा है, वो जो तत्व है, वो अनश्वर है। जो कहती है गीता में कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन तापो, न शोष्यति मारुत। कि ये जो आत्मा है, इसे ना कोई शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी डुबा सकता है, ना हवा उड़ा सकती है। इससे कोई भी नष्ट या खत्म नहीं कर सकता। वो ऐसा क्यों कहते हैं? यही बताने के लिए, यही समझाने के लिए कि ये जिंदगी भी अंत नहीं है, इसके बाद भी एक शुरुआत है। तो जब आप अपने आप को उस बड़ी पिक्चर के बारे में याद दिलाते हैं, उस बड़ी सच्चाई हकीकत के बारे में नजरिया लाते हैं, तो आपको ये एहसास होता है कि आप फिजूल डर रहे हैं। आप जिस चीज के लिए डर रहे हैं वो शायद कभी होने ही नहीं वाला, या अगर वो हुआ भी तो ज्यादा कुछ खोने नहीं वाला। उसके बाद आपने कुछ ना कुछ पाना ही है ना। तो आज उसके लिए हम जो कर सकते हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, और कल भी अगर वो हो गया तो उसके बाद भी हमें और मौके मिलेंगे कुछ और करने के, मजे लेने के, खुश रहने के और जिंदगी को जीने के। तो जब ये डर और सताए तो खुद को ये याद दिलाए, क्या ये वक्त है, बीत जाएगा और कल एक नया वक्त ले आएगा। ये वक्त है, बीत जाएगा और कल एक नया वक्त ले आएगा। ये बताए खुद को कि सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। ये समझाए कि जिंदगी समुद्र की लहरों के समान है, जो आज उठती है तो कल गिरती है, और कल गिरती है तो फिर परसों दोबारा उठती है। अगर आप एक लहर को पकड़ के बैठ गए तो बड़े गम में डूब जाएंगे कि अरे अरे ये लहर उठी थी, अब गिर गई, अब क्या होगा, कितना बुरा हुआ। लेकिन अगर आप पूरे समुद्र को देखेंगे तो ये जान पाएंगे कि जब एक लहर गिरती है तो वो दूसरी लहर के उठने का रास्ता बना देती है। और फिर आप जैसे वो लोग लहरों पे सर्फिंग करते हैं ना, वैसे बड़ी आसानी से उसके ऊपर सर्फ कर पाएंगे और उसका मजा ले पाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि जिंदगी एक सफर है। उस सफर में वो लहर को पकड़ के बैठने का कोई फायदा थोड़ी है। इस सफर में बहुत लहरें आएगी, बहुत लहरें जाएगी। महत्वपूर्ण ये है कि सफर में आपको मजा आता है कि नहीं, आप उसका मजा लेते हैं कि नहीं, है ना। इसीलिए खुद को उस बड़ी पिक्चर के बारे में हमेशा याद दिलाए, खुद को हमेशा ये बताए कि ये वक्त है, बीत जाएगा, ये नया और नया वक्त ले आएगा, है ना। ये लहर है, उठी है तो गिरेगी, और गिरी है तो फिर उठेगी, क्योंकि समुद्र का कोई अंत नहीं होता। और जब तक समुद्र है तब तक लहरों का भी कोई अंत नहीं होता। तो समझिए कि जिंदगी वो समुद्र है जिसमें किसी भी चीज का कोई अंत नहीं होता। खुशी का भी नहीं, प्यार का भी नहीं, सुख का भी नहीं, समृद्धि का भी नहीं। जब तक आप है, और मेरा मतलब आपसे आपका शरीर नहीं है, आप जो आपके शरीर के अंदर है, जब तक आप है तब तक मौका है। जब तक मौका है तब तक किस बात का धोखा है। है ना।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को एक ख्याल दिलाएं कि एक छोटी चीज को पकड़ के मत बैठो, उस बड़ी पिक्चर को देखो, जिसे देख करके आपकी सारी फिक्र और चिंताएं गायब हो जाएगी या मिट जाएगी या धूमिल हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको करने के बाद भी आपका मन ना माने, लगातार सोचता जाए, वैसे मन पक्का मान जाएगा, मेरी बात यकीन मानिए, पर फिर भी नहीं मान रहा या आप अपने मन को मना ही नहीं पा रहे, समझा ही नहीं पा रहे, वो जादू की झप्पी देने के बाद भी खुश हो नहीं पा रहे जिंदगी को, तो फिर मैं आपको दो तरीके बताता हूं जिससे आप अपने मन को ब्रेक लगा पाएंगे। वैसे चौथे और पांचवें सेशन में आज से मैं आपको वो तरीके भी बताऊंगा जिससे आप अपने मन में इन विचारों को, जो ये चिंता पैदा कर रहे हैं, कैसे संभाल पाएंगे, रोक पाएंगे, बदल पाएंगे और उनके साथ कुछ कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपकी सारी चिंताओं का, परेशानियों का कारण आपके अंदर है, बाहर नहीं। बाहर तो एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति को हमने इतनी ज्यादा अहमियत जो दे रखी है, वो हमें परेशान कर रही है। क्योंकि परिस्थिति तो सभी के लिए है, जैसे कोरोना सभी के लिए एक परिस्थिति है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसके डर से थर थर कांप रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, जो कोरोना से कम उसके डर से ज्यादा मर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो बिंदास है, जो पूरे प्रिकॉशन ले रहे हैं और जिंदगी के पूरे मजे ले रहे हैं। अगर घर में भी लॉकडाउन में बंद है तो उसका भी पूरा मजा उठा रहे, परिवार के साथ बातें करके, कुछ अच्छा बना के, कुछ सीख के, चाहे टीवी में एंटरटेनिंग कुछ चीज देख करके। कल जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो उसकी प्लानिंग करके कि तब वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो परिस्थिति सभी के लिए है, लेकिन समस्या कुछ लोगों ने उसे बना रखी है, सबने नहीं। और ये समस्या हमारे विचारों में होती है। तो हमें जिंदगी में अगर समस्याओं से मुक्त होना है तो हमें इन विचारों को समझना, संभालना और अपनी मर्जी से इन्हें चलाना, बदलना या रोक पाना आना बहुत जरूरी है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, ये आपको मैं चौथे और पांचवें दिन में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी हैक सिखाता हूँ, शॉर्टकट सिखाता हूँ, जिसके जरिए आप अपने मन को थोड़ा सा शांत और स्थिर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अब तक के क्या क्या समझा है, ताकि आपने कुछ मिस ना किया हो, क्योंकि कुछ लोगों ने हो सकता है लेट ज्वाइन किया है। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक बार दोहरा दूं कि हमने अभी तक क्या क्या समझा है। हमने ये समझा है कि सवालों में जवाब है। तो जब भी समस्या हो हम खुद को सवाल पूछे, ना कि वो समस्या 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 पकड़ के बैठ जाए। तो जिस भी चीज का हमें डर हो, पहला हम खुद को ये पूछे कि क्या मैं इस चीज के कल्ले मेरे से खो ना जाए, इसके लिए आज कुछ कर सकता हूं। अगर हाँ, तो क्या कर सकता हूं और कर लूं। दूसरा, अगर ये चीज होने ही वाली है तो उसके होने के कारण जो मुझे नुकसान होगा, सिर्फ होने के कारण जो मुझे नुकसान होगा, उस नुकसान को कम करने के लिए मैं आज क्या कर सकता हूँ, और जो कर सकते हैं वो करें। तीसरा, अगर मुझे कुछ सुझाव नहीं आ रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे किस इंसान से जाके पूछ सकता हूँ जो शायद मुझे कोई सुझाव दे पाए, कोई सोल्यूशन दे पाए, और हम जाकर के उससे पूछें। अगर हम ये भी नहीं कर पा रहे तो फिर हम खुद को ये पूछे कि हर वो चीज जिसके होने की मैंने कल्पना की थी, वो कितने बार हुई है। हर वो चीज जिसके होने का मुझे डर था, वो कितने बार सच्चाई में तब्दील हुआ है। और 10, अभी मुझे जिस चीज का डर है उसके होने की कितनी संभावना है। और अगर उसके होने की संभावना कम है तो फिर मैं क्यों उसे इतनी अहमियत देके अपने मन को बेचैन कर रहा हूं। और खुद को समझाए कि भाई ऑल इज वेल, खुद के मन को बताया कि भाई ऑल इज वेल, इसके होने की चांस बहुत कम है, तो फिक्र मत कर। जो कर सकते थे हमने वो कर दिया, और जब कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर फिक्र करके भी क्या फायदा, है ना। तो खुद को वो ऑल इज वेल बताए। उसके बाद अगर मन फिर भी ना माने तो खुद को ये पूछे कि भाई
कल वो चीज हो जाएगी, उसके बाद मुझे नुकसान होगा, ठीक है, लेकिन आज जब वो चीज, वो इंसान है, तो क्या मैं उसका पूरा मजा ले रहा हूँ, पूरा लुत्फ उठा रहा हूँ, उसके साथ पूरे तरीके से जी रहा हूँ? अगर नहीं, तो कल वो चीज के जाने के बाद मुझे अफसोस होगा, इस बात का नहीं कि वो चीज चली गई, जिंदगी हो, प्यार हो, वो चली गई, बल्कि इस बात का कि जब वो चीज थी, तब मैंने उसे पूरी तरीके से जिया नहीं, उसका लुत्फ उठाया नहीं, उसके मजे लिए नहीं। तो इसीलिए खुद को आज पूछिए कि आज ऐसा आप क्या कर सकते हैं उन लोगों के साथ, उन चीजों के साथ या अपनी जिंदगी के साथ, जिससे कल अगर वो ना हो, तो आपको उसके ना होने का पछतावा तो ना हो। ये पछतावा तो ना हो कि जब वो थी तब आपने उसका पूरा लुत्फ नहीं उठाया, पूरे मजे नहीं, है ना? इसके बाद खुद को ये बताए, हमने जाना कि भाई हर चीज जो आज है वो कल जाएगी, ये कुदरत का नियम है, इंक्लूडिंग मेरे ये विचार, जो उस चीज के जाने के बारे में मुझे डरा रहे, ये विचार भी बदल जाएंगे और मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन हर जो चीज जाती है वो कुछ नया लेकर के आती है। तो अगर मैं उसके साथ आज पूरे तरीके से जी रहा हूं, उसके पूरे मजे उठा रहा हूं, तो फिर डर किस बात का? कल वो इंसान, वो चीज या ये जिंदगी जाएगी, तो कुछ नया अच्छा ही लेके आएगी, और उसके लिए मुझे बस अपने आप को खुला रखना है, अपने दरवाजे बंद नहीं करना है कि नहीं नहीं अब तो ये गया, अब तो और कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ संभव नहीं है। कुछ हमेशा हो सकता है, और कुछ हमेशा होता ही है। समुद्र में एक लहर उठने के बाद जब वो गिर जाती है और दूसरी लहर को ले आती है, वैसे ही जिंदगी हमेशा कुछ ना कुछ नया लाती ही है। ये जिंदगी है दोस्तों। आज से करोड़ों साल पहले यहाँ पे डायनासोर थे, जहां पे आप हैं। डायनासोर को ले गई, खत्म कर दी, तो आदि मानव को ले आई, उसको ले गई तो आपको ले आई। अब अगर आपको ले जाएगी तो भी कुछ सुंदर प्राणी को ही ले आएगी। आप वही डायनासोर है जो कुछ करोड़ों साल पहले यहाँ पे कूद रहे थे, उछल कूद मचा रहे थे और तमाशे कर रहे थे। आप समझ रहे? आप पहले भी थे, आप आज भी है, और आप आगे भी रहेंगे। शायद रंग रूप बदलते रहेंगे, पर आप तो हमेशा रहेंगे। अगर आप रहेंगे तो फिर फिक्र किस बात की है? समय का तो काम ही है ना बदलना। समय को रोकना नहीं है, समय के बदलने को कबूल करना है, और उसके साथ खुद को बदलते जाना है। यही जीवन है कि नहीं? और वैसे भी जो समय के साथ खुद को नहीं बदलता, समय उसे बदलने के लायक नहीं छोड़ता। ये सच है कि नहीं? तो अक्सर अपना नुकसान वो लोग करते हैं जो खुद को बदलते नहीं है, ना कि वो जो खुद को समय की धारा के साथ बदलते आते, है ना? तो हमने ये सब चीजें समझी अब तक, और अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूँ जिनसे कि आप चंद मिनटों में अपने मन को थोड़ा सा शांत और स्थिर कर सकते हैं, जिससे आपकी ये बेचैनी, ये एंजाइटी, ये डर का एहसास कम हो जाए, उसका ये विचार बैठ जाए, आपको इतना विचलित ना करे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं, इसे करने के लिए आप पहले अपने नाक की तरफ अपने हाथों को ले जाए और मुझे बताएं कि आपकी कौन सी नाक से आप सांस ले रहे हैं। सीधी नाक से या उल्टी नाक से, बाई से या दाई से? एक नाक से आपकी सांस आप ज्यादा लेंगे, दूसरे से थोड़ा कम लेंगे? तो बताइए आपकी कौन सी नाक एक्टिव है, कमेंट में बताइए। देखिए, हाथ रख के कौन सी जगह से हवा ज्यादा बाहर आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी का राइट, किसी का लेफ्ट। तो दोस्तों, हमारी जो नासिका है, हम जिस नाक से सांस लेते हैं,
हम अपने शरीर का वो नर्वस सिस्टम, उस भाग को एक्टिव करते हैं। जब आप राइट यानी सीधी नाक से सांस ले रहे हैं, तो आपके मस्तिष्क का उल्टा हिस्सा एक्टिव होता है, जो कि बहुत सोचने का जिम्मेदार होता है। जब आप उल्टी नाक से सांस लेते हैं, तो आपके मस्तिष्क का सीधा हिस्सा, मतलब राइट साइड ऑफ द ब्रेन एक्टिव होता है, जो क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार होता है, शांति के लिए जिम्मेदार होता है। इसी का संबंध आपके नर्वस सिस्टम से भी है। जब आप सीधी नाक से सांस ले रहे हैं, तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं एक्टिव होता है, और जब आप उल्टी नाक से सांस ले रहे हैं, उल्टी मतलब लेफ्ट से, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक जिम्मेदार होता है। अगर हम अपने इस ब्रेथ पैटर्न को बैलेंस कर पाए, तो हम अपने विचारों को भी शांत और स्थिर कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते ही है ना कि जब भी आपका मन बेचैन होता है, आप बहुत तेज सांस लेते हैं, आपका बीपी बढ़ जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, आप कहते हैं सांस फूल रही है, आप हांफने लगते हैं। होता है ना ऐसा हमेशा, डर, चिंता, बेचैनी से। तो अगर डर, चिंता, बेचैनी से आपकी श्वास ऐसी हो सकती है तेज, तो क्या आपकी श्वास को शांत करने से आपका मन शांत नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, और हम करके देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी अपनी खोज है, तो आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, जब भी आपका जो भी हाथ ऊपर रहेगा दूसरे हाथ के, आप उस नाक को, उस साइड की नासिका को एक्टिव कर देंगे, और वैसे ही जो पैर ऊपर रहेगा दूसरे पैर के, आप उस साइड की नाक को एक्टिव कर देंगे। अगर एक हाथ और दूसरा पैर ऊपर है, तो करके देखिए क्या होगा। आपका शरीर, आपको देखना है क्या होता है। तो अगर आपकी राइट नाक एक्टिव है, तो फिर आपको अपनी लेफ्ट नाक को एक्टिव करना होगा, जिसके लिए आपको उल्टे हाथ को सीधे हाथ के ऊपर रखना होगा, ऐसे, और ऊपर रख के बैठ जाइए, और दोनों पैर जमीन पे हो। तो आप पाएंगे कि कुछ देर में आपकी लेफ्ट नाक जो है, उससे भी आप सांस लेना शुरू कर देंगे। अगर आपकी लेफ्ट नाक एक्टिव है, तो राइट को एक्टिव करना होगा, तो राइट हाथ को ऊपर रखिए, और आप पाएंगे कुछ देर में आप राइट नाक से सांस ले रहे हैं। और आप ये दोनों के समय पाएंगे कि जैसे आपकी ये नाक स्विच होती है, जिससे आप डोमिनेंटली सांस ले रहे हैं, वैसे ही आपकी मन की स्थिति भी बदलती है। एक चीज से आपको बहुत एक्टिव लगता है, एक से आपको बहुत रिलैक्स्ड लगता है। तो आप खुद देखिए कि कौन सी नाक को रखने से, एक्टिव करने से आपको शांत लगता है। वैसे आपको लेफ्ट नाक को एक्टिव करने से, मतलब लेफ्ट हाथ को राइट हाथ के ऊपर रखने से शांति महसूस होगी। इससे शरीर में ठंडक भी आएगी, रक्तचाप भी कम होगा, और भी बहुत फायदे हैं। तो आप अक्सर अपने उल्टे हाथ को सीधे हाथ के ऊपर रख के अगर ऐसे बैठे, कहीं भी बैठे हैं, तो आपको मन थोड़ा सा शांत लगेगा, ठंडापन भी लगेगा शरीर में। अगर आपको अपनी दोनों नाक को एक्टिव करना है, मतलब शरीर को एक बैलेंस मिलाना है, एक संतुलन मिलाना है, तो उसके लिए आप अपने दोनों हाथों को जोड़िए। चलिए करिए, दोनों हाथों को जोड़िए अपने, और दोनों हाथों को जोड़ के अब अपने ये जो पहली उंगली इंडेक्स फिंगर है, इसे नाक के पास लाए, कुछ इस कदर की एक उंगली एक नासिका के पास हो, दूसरी दूसरी नॉस्ट्रिल के पास। और अब देखिए, महसूस करिए कि आप दोनों नाक से अपने आप सांस लेना शुरू कर देंगे। हो सकता है 19-20 का फर्क हो जरा सा, लेकिन अगर आप गौर से देखें, तो आप दोनों नाक से समान मात्रा में श्वास लेंगे। देखिए, महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं? और जैसे ही आप दोनों नाक से समान मात्रा में श्वास ले रहे हैं,
आप अपने मन में भी एक स्थिरता महसूस कर रहे होगे, एक शांति, एक स्टेबिलिटी महसूस कर रहे होगे। खुद ही देखिए, हाथों को यूं लगा के। है ना? क्या आप सब ये स्थिरता, शांति महसूस कर पा रहे हैं? पहले के मुकाबले क्या आपका मन थोड़ा-सा और शांत और स्थिर हो गया है? क्या आप ये देख पा रहे हैं? तो आप जब भी बहुत बेचैन या बहुत डर या बहुत परेशान महसूस करें, खुद के दोनों हाथों को जोड़ लें और ज़रूरी नहीं कि यहीं पे रखना है छाती के पास, उसे नीचे भी रख सकते हैं। कि हो सकता है कभी-कभी आप काम कर रहे हो और किसी के सामने आपको जब बेचैनी महसूस हो तो आप यहाँ हाथ ना रख पाएँ, तो आप नीचे रखिए, है ना? यही कारण है दोस्तों कि हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में हम हर चीज़ की शुरुआत और अंत के बाद अपने हाथों को जोड़ते हैं। हम किसी से मिलने पे भी हाथों को जोड़ते हैं, मुलाकात खत्म होने पे भी हाथों को जोड़ते हैं। खाना खाने के पहले भी, उसके बाद भी, काम शुरू करने के पहले भी, उसके बाद भी, मंदिर में जाकर के भी और जब मंदिर में ना हो और भगवान को याद करना हो तब। ये हम इसीलिए करते आए हैं क्योंकि इससे हमारे मन में एक स्थिरता आती है, एक बैलेंस होता है और कोई भी काम हम तभी अच्छा कर सकते हैं जब हम एक संतुलित मन से उसे करें। जब भी हम इम्बैलेंस वे में, असंतुलित तरीके से कोई चीज़ को करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम उसे अच्छी तरीके से नहीं कर पाएँगे। तो इसी को आपको जब भी डर लगे, बेचैन महसूस हो या आप कोई भी काम शुरू करें, खत्म करें, अपने हाथों को जोड़ना शुरू करें। और इसीलिए दोस्तों इसे प्रणाम कहते हैं। प्रणाम का मतलब होता है प्राण और आयाम। इन 2 शब्दों से निकला हुआ वर्ड है प्रणाम। प्राण मतलब आपकी श्वास, जिसको हम प्राण वायु कहते हैं। वैसे 5 तरह की श्वास होती है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ऐसी 5 वायु होती है। लेकिन जो हमारी श्वास लेने वाली वायु से हम प्राण वायु कहते हैं। इसलिए हम खुद को प्राणी कहते हैं हिंदी में। तो आपने देखा ही है कि हाथ जोड़ने से कैसे आपके प्राण स्थिर हो गए। आप दोनों नाक से साँस लेने लगे, आपको स्थिरता महसूस हुई, है ना? तो जब आप अपने प्राणों को आयाम दे रहे हैं, आयाम मतलब एक्सपैंड कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं, उसी को अक्सर हम प्राणायाम कहते हैं, है ना? जब प्राणों को मॉड्यूलेट करते हैं, हम उसे प्राणायाम कहते हैं। कपालभाति, इतनी सारी जो चीज़ें आप करते हैं, अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका, वो सब प्राणायाम है। मतलब प्राणों को आयाम दे रहे हैं और जब आप प्राणों को संतुलित करते हैं, तब हम उसे प्रणाम कहते हैं। तो आप जब भी मन बेचैन हो या जो काम शुरू कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, ये आदत डालें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों को आप जोड़ें, करने के पहले, करने के बाद और कितने भी देर आप अपने हाथों को जोड़ के रख सकते हैं। दिन भर आप अपने हाथों को जोड़ के बैठ सकते हैं, नीचे रख के ताकि लोगों को दिखे ना या कहीं पे भी। आपको मंदिर में भी जो मन में शांति महसूस होती है, वो मंदिर के कारण नहीं होती है, आपके हाथों को जोड़कर आँखें बंद करने के कारण। आप समझ रहे हैं? जो शांति आप बाहर ढूँढ रहे हैं, वो बाहर तो कभी होती ही नहीं है, वो हमेशा हमारे अंदर होती है। सवाल बस इतना है कि क्या हमें उसे ढूँढना आता है कि नहीं? तो हम इस प्रोग्राम के दौरान चौथे और 5वें दिन और गहराई से जानेंगे, कैसे हम अपने मन को बहुत शांत कर सकते हैं। अपने मन में वो शांति क्रिएट कर सकते हैं, है ना? और ये भी आदत डालिए अब कि किसी से भी मिले तो उसे प्रणाम करें।
हेलो की जगह, ताकि उसे भी समझ में आए कि वो भी अपने मन को शांत कर सकता है, स्थिर कर सकता है, सिर्फ हाथ जोड़ के। अब तो कोरोना के कारण भी जरूरी है कि हम हाथ जोड़े ताकि कोरोना ना फैले, 2 गज दूरी राइट। सो मेक श्योर कि आप अपने हाथों को जोड़ के जितना बैठे आपको उतना अच्छा लगे, राइट। और इसके अलावा एक और तरीका है जो मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले किसी सेशन में, मन को शांत करने का, वो है एक ब्रीदिंग का तरीका, एक तरह का प्राणायाम दरअसल, जिसे करके आप मन को शांत कर सकते हैं। तो मैं उसे भी बता देता हूँ। उसे हम कहते हैं 4x4 ब्रीदिंग। उसमें क्या होता है, हमारी श्वास को हम उसकी श्वास की गति को धीमा कर देते हैं। हमने ये जाना ना कि श्वास की गति के अनुसार हमारे मन की स्थिति भी बदलती रहती है। तो अगर हम श्वास की गति को धीमा कर देंगे तो अपने आप हमारा मन भी स्थिर हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है, हमें 4 सेकंड में सांस लेना है, फिर 4 सेकंड श्वास को रोकना है, फिर 4 सेकंड में सांस को छोड़ना है, और फिर छोड़ने के बाद भी 4 सेकंड उसको रोकना है ना। यही दोस्तों असली प्राणायाम है। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार भी प्राणायाम का सूत्र है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम। मतलब श्वास और प्रश्वास की गति स्पीड में विच्छेद लगाना, मतलब ब्रेक लगाना, और तस्मिन् सति इस चीज को देखना। सती का मतलब होता है देखना। सती शिव की पत्नी का नाम था जो उन्हें सिर्फ ध्यान करते हुए देखती थी। बुद्ध ने भी अपने ध्यान के तरीके को आनापान सती कहा है, जिसमें श्वास और प्रश्वास को देखते हैं। ठीक है, तो तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति उसकी गति में विच्छेद ब्रेक लगाना, विच्छेद प्राणायाम। यही पतंजलि जी ने प्राणायाम का योग सूत्र कहा है। तो हम बेसिकली यही कर रहे हैं, आप समझे, जब मैं आपको सिखा रहा हूं। अब इसको भी करने के बहुत तरीके हैं, तो मैं आपको एडवांस तरीके हो सकता है तो कल परसों के सेशन में एक एक करके सिखाऊंगा, ताकि एक साथ बहुत कुछ हो तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। तो आज आपको बेसिक तरीका सिखा रहा हूं, जिसमें आप 4 काउंट में सांस लेंगे। चलिए बैठ जाइए, पहले हम साथ साथ करते हैं। सीधे बैठिए, जहां भी जैसे भी है, सीधे बैठिए। अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पे नीचे रख के रखिए। अब मेरे 4 गिनने पे आप सांस लेंगे, 4 गिनूंगा तो रोकेंगे, मतलब मैं जैसा बताऊंगा आप वैसा करेंगे, ठीक है। पहले गहरी सांस लेकर के उसे छोड़ दीजिए, और अब जैसा मैं कह रहा हूं उसी स्पीड में सांस लीजिए। 1 2 4, रोकिए 4 सेकंड। 1 2 3 4, अब छोड़िए 4 काउंट में। 1 2 3 4, और अब वापस रोकिए 4 सेकंड के लिए। 1 2 3 4, अब वापस सांस लीजिए 4 सेकंड में। 1 2 3 4, फिर रोकिए 4 सेकंड। 1 2 3 4, फिर छोड़िए 4 सेकंड में। 1 2 3 4, और फिर वापस रोकिए 4 सेकंड। 1 2 3 4,
वापस सांस लीजिए 4 सेकंड में। 1 2 3 4। वापस से रोकिए 4 सेकंड के लिए। 1 2 3 4। फिर छोड़िए। 1 2 3 4 और वापस रोक। 1 2 3 और 4। अब अपनी आँख खोलिए। और बताइए मुझे आपको कैसा लग रहा है? कमेंट्स के ज़रिए। अच्छा लग रहा है? शांत लग रहा है? बेहतर लग रहा है? तो अगर ये सिर्फ़ 3 बार करने के बाद आपको अच्छा, शांत और बेहतर लग रहा है, तो सोचिए अगर आप ये कुछ और देर तक लगातार करेंगे, तब कैसा लगेगा? ज़ाहिर-सी बात है, अच्छा ही लगेगा, है ना? और ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट? तो आप इस चीज़ का भी इस्तेमाल करें, जब आपको बहुत बेचैनी, एंग्ज़ायटी, डर या टेंशन हो, आपका मन शांत हो जाएगा और आपको बाकी सब तो मैंने बताया ही है, जिससे आपका डर गायब हो जाएगा। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आज आप करेंगे। जो मैंने आपको सवाल बताए हैं, उन सवालों का बैठ के आप जवाब लिखेंगे और मैं ये भी आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने इसका बनाया है, उसमें इसको पोस्ट कीजिए। जो भी आपके आज की सीख है, जो भी आपकी आज की समझ है, जो भी आपने जाना है, आपके जो भी सवालों के जवाब है, इसे हमारे ग्रुप में पोस्ट करिए। इससे सबको समझ में आएगा कि वो भी आपसे क्या समझ सकते हैं, आपकी समझ से कुछ वो भी ले सकते हैं और मुझे भी समझ में आएगा कि आप सही में मेरी बातों को ठीक से समझ पा रहे हैं या नहीं। जो कह रहा हूँ वो ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं। और कहीं कन्फ्यूजन है तो मैं अगले सेशन में उसका जवाब दे पाऊँगा। ठीक है? तो ये पूरी कोशिश करें कि आप ग्रुप में ये शेयर करें कि आपको कैसा लगा, इससे क्या फ़ायदा हुआ और आपके सवालों का क्या जवाब आया। इसके साथ ही ये भी कोशिश करें कि आपके और दोस्त, रिश्तेदार, घर के लोग जो भी हो सके, आप उन्हें भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएँ। क्योंकि अभी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो ये सीखे और समझे कि कैसे वो अपने डर, चिंता, एंग्ज़ायटी इन चीज़ों से फ्री हो सकते हैं। कैसे अपनी ज़िंदगी को बहुत मीनिंगफुल बना सकते हैं। कैसे अपने रिश्तों को बहुत गहरा और प्रेमपूर्ण बना सकते हैं। कैसे अपने मन में वो शांति, जिसे वो हर जगह ढूँढ रहे हैं, वो झट से पा सकते हैं। कैसे अपने विचारों को देख सकते हैं, अपने इच्छा के अनुसार उसे मैनेज कर सकते हैं और उससे मुक्त भी हो सकते हैं। इससे महत्वपूर्ण तो कोई चीज़ नहीं ज़िंदगी में ना, क्योंकि यही चीज़ें हमारी खुशी के लिए ज़िम्मेदार है। और जब हम हर चीज़ खुशी के लिए ही कर रहे हैं, तो बिना ये समझे कि खुशी असल में मिलती कैसे और होती क्या है, आती कहाँ से है और हर पल महसूस हो क्यों नहीं रही है, चले कहाँ जा रही है, बिना ये समझे और ये सीखे, हम कैसे खुश रह पाएँगे? तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में बताएँ और उन्हें एनकरेज करें कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। हमारे आज के सेशन की जो रिकॉर्डिंग है, जो लोग लेट जॉइन कर रहे हैं, हम उनके साथ शेयर कर देंगे, ताकि वो भी इसे सीख पाएँ और कुछ मिस ना करें, है ना? और बस हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम जितने हो सके उतने लोगों का भला करें, राइट? ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमें मिला है, वो हम दूसरों को भी दें। जिसे हम प्यार करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, जिसे हम अपना मानते हैं, उस अपनेपन का निशानी यही तो होती है कि हम उसका भला चाहते हैं और हम उसका भला हो, इसके लिए हर वो चीज़ करते हैं, जो हम कर सकते हैं। तो इससे भली चीज़ फिलहाल और क्या है?
कि वो अपने आप को जाने समझे और अपनी चिंताओं, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, फियर से मुक्त हो जाए, है ना? तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज आए और आपने समझा। 8:30 हो गए, हमारा टाइम हो गया है, तो हम सेशन यहाँ खत्म करते हैं। अगर किसी को कुछ सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ हाज़िर हूँ। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अ, जो भी आपने सीखा है उसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। आपको जो एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लगा आज का सेशन अटेंड करके, वो भी कमेंट के तौर पे व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर करें हमारे, ताकि वो कुछ लोग जो सुबह उठ नहीं पाए आलस के कारण उन्हें भी एनकरेजमेंट मिले कि भाई बहुत अच्छा हो रहा है, सुबह उठना चाहिए, अटेंड करना चाहिए। राइट? तो आप ज़रूर शेयर करें, इससे बाकी लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी इसका फ़ायदा उठाएँ, ना कि आलस करें, ठीक है? और ज़रूर अपने सोशल मीडिया पे भी अगर आप हो, व्हाट्सएप के बाकी ग्रुप्स में भी यहाँ-वहाँ, तो वहाँ भी शेयर करें इस सेशन के लिंक के साथ, ताकि बाकी दोस्त और वो बाकी लोग आपके एक्सपीरियंस को सुन के, पढ़ के, समझ के एनकरेज फील करें कि वो भी ये प्रोग्राम को अटेंड करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, है ना? तो धन्यवाद, प्रणाम, और कोई सवाल हो तो मैं आपके साथ यहीं पे हूँ। कोई सवाल है तो आप माइक ऑन कर लीजिए और पूछ लीजिए। देख रहा हूँ अगर कमेंट्स में किसी ने सवाल लिखा है तो। अम, ठीक है, मुझे कमेंट्स में तो किसी का सवाल दिख नहीं रहा। ठीक है, ओके। तो मुझे खुशी है कि मैंने जो बताया आपको वो सब समझ में आया, और मुझे उम्मीद है कि कल आप शार्प 7:30 बजे, इनफैक्ट 7:30 के 5 मिनट पहले ही इस सेशन में आ जाइए, ठीक है? कि हम शुरुआत में 5 मिनट शांत बैठते हैं, ताकि मन स्थिर हो, सेटल्ड हो, ताकि मैं जो बता रहा हूँ उसे आप अच्छे से सोच पाएँ, समझ पाएँ और इम्प्लीमेंट कर पाएँ। साथ ही ये पूरी कोशिश करिए कि आपके पास एक नोटबुक या नोटपैड हो, क्योंकि कल मैं आपको कुछ और गहरी चीज़ें बताने वाला हूँ, कि ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, हमारी ज़िंदगी में मायने क्या रखता है, राइट? तो उसे समझने के लिए अगर आपके पास नोटबुक हो, तो उसमें आप लिख पाएँगे और फिर उसके ऊपर और सोच पाएँगे। दोस्तों, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, ये बातें मुझे खुद समझने में सालों लगे। सालों खुद के ऊपर बहुत सोचा, विचार किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो कर पाया। तो आप ये मत सोचिए कि 1 घंटे में आप जो सुन रहे हैं, वो सुन के ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ये ज़रूरी है कि आप उसे लिखें, ताकि वो आपके साथ रह जाए, क्योंकि आप कल भूल जाएँगे, पर लिखा हुआ नहीं मिटेगा, है ना? और कल जब आपको वापस से मन बेचैन हो, चिंता हो, ये सब प्रॉब्लम्स हो, आप अपनी ये किताब या नोटबुक खोल के फिर से वो तरीके समझ सकते हैं, जिससे आप मन को शांत, स्थिर और मज़े में ला सकते हैं, ठीक है? तो शुक्रिया कि आप आज जुड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कल हम वापस मिलेंगे 7:30 बजे शार्प, और कुछ और ज़िंदगी को गहराई से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। आई होप आपका दिन अच्छा हो। बाय-बाय।